अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस फ्रॉम स्क्रैच कोर्स सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। इस लेक्चर में जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपना एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था, उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब उसके हिस्से बखीरे करके हम उसके जो है एक एक पार्ट को अलग-अलग करके देखेंगे कि उस प्रोग्राम में क्या था और उनको हम अपनी फ्यूचर वोकैबुलरी में कैसे स्टैक कर सकते हैं। बेसिकली जो भी चीज़ आप इस लेक्चर में सीखेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको और उन टर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी फील्ड के अंदर टर्म्स बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप जब किसी अपने दूसरे फेलो मेंबर से या अब जो आपकी सेम फील्ड में होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर हैं तो अगर आप किसी दूसरे अपने फेलो सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर से बात करेंगे या आप किसी से हेल्प लेने जाएंगे, अपने दोस्तों से, अपने किसी कोलीग से, या आप किसी फोरम पे डिस्कस करना चाहेंगे अपनी प्रॉब्लम को, तो आप अगर उनकी ज़ुबान में यानी उन जो की टर्म्स हैं उनमें अगर आप बात करेंगे तो अगले बंदे को भी आपकी बात समझने में आसानी होगी और आपको भी अपनी बात समझाने में आसानी होगी। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि आप अच्छे से एक तो उन टर्म्स को याद रखें। टर्म्स को याद रखना ज़रूरी है बेसिकली, क्योंकि ये टर्म्स आपको सर्च करने में, डाटा सर्च करना है, आपने कोई प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करना है, किसी से डिस्कस करना है, किसी से डिस्कशन में आपने पार्ट लेना है, किसी को प्रेजेंट करना है अपना कोई चीज़ जो कि आप ही की फील्ड का बंदा हो, तो आपको ये चीज़ टर्म्स हेल्प करेंगी। तो टर्म्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो चलते हैं। ये आपको साइट पे छोटा सा प्रोग्राम नज़र आ रहा है। ये प्रोग्राम बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम लिखा था उसी का स्क्रीनशॉट है। तो सबसे पहली लाइन में शार्प इंक्लूड लिखा था। अगर आपको याद हो अपने इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आप ग्रीन कलर में देखें शार्प इंक्लूड और फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ। बेसिकली जो शार्प यानी हैश या ये जो जंगले का साइन है, ये बेसिकली इसको शार्प का साइन कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ख़ास तौर पे सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लोग इसको हैश भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली शार्प कहलाया जाता है ये, जैसे सी शार्प का साइन है। तो बेसिकली शार्प इंक्लूड आगे एक टर्म है। शार्प का साइन डिनोट करता है कि इससे आगे आने वाला एक कीवर्ड बेसिकली यानी एक वर्ड, जो वर्ड इससे आगे शार्प से आगे जो भी वर्ड आएगा वो एक डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इस चीज़ को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये बेसिकली एक डायरेक्टिव का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन, एक डायरेक्शन देना। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये है कि आपने प्रोसेसर यानी कि कंपाइलर जो कि प्रोसेसर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा इस आपके प्रोग्राम को, उसको आप डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई मेरे आप कंपाइलेशन से पहले ये काम करना। प्री का मतलब है पहले, प्री प्रोसेसर, प्रोसेसिंग करने से पहले क्या करना है। यानी शार्प डायरेक्टिव्स बहुत अहम है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बहुत अहम होते हैं। ये आपको आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर देते हैं, आपके काफ़ी काम को सिंपल कर देते हैं, जैसे कि हमने किया है शार्प इंक्लूड के साथ, जो कि एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले हैश के साइन के साथ शार्प इंक्लूड का कीवर्ड आपने सीख लिया। इस शार्प इंक्लूड के कीवर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं जनाब, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये दूसरा लफ्ज़ है जो आपने सीख लिया। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में से एक डायरेक्टिव शार्प इंक्लूड है। ये शार्प इंक्लूड क्या करता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है। अच्छा, तीन चीज़ें हो गई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, शार्प इंक्लूड जो कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में से एक है, और शार्प इंक्लूड हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने में काम देता है। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं, बेसिकली हेडर फाइल्स कुछ बनी बनाई फाइल्स होती हैं जिनके अंदर कुछ कोड लिखा होता है, जिसको आप अपनी फ़ाइल के अंदर जो आप कोड लिखने जा रहे हैं उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, और आपको वो सारा कोड जो आपने पहले से लिख रखा है उसको दोबारा लिखना नहीं पड़ता। जैसे कि इसके अंदर आईओ स्ट्रीम, ये एक बिल्ट इन हेडर फाइल है जो आपको मिलती है
आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल बेसिकली कंपाइलर की डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो जैसे कि उससे नीचे वाली लाइन के अंदर हम उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो बेसिकली उस हेडर फाइल को एज इट इज़ इंक्लूड कर लेता है, जो कि C++ के बड़े अच्छे प्रोग्रामर्स ने ये लाइब्रेरी लिखी हुई है। तो आपको एक काम जो कि बुनियादी काम्स हैं, जैसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना, स्क्रीन से कुछ इनपुट लेना, ये काम आप करने के लिए आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि आप जस्ट शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते हैं तो आपको ये सारी स्क्रीन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 3 चीज़ें हो गई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, शार्प इंक्लूड जो कि वन ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? कोई भी काम करने से पहले यानी कि कंपाइलेशन से पहले आप प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें कि कंपाइलेशन स्टार्ट करने से पहले, बेसिकली कंपाइलेशन क्या है? वो आपकी कोड का एक और ज़ुबान में तर्जुमा है, यानी आपने एक सी लैंग्वेज के अंदर एक काम किया है और उस लैंग्वेज का किसी और ज़ुबान के अंदर तर्जुमा बेसिकली क्या कहलाता है? कंपाइलेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो एज इट इज़ सारे का तर्जुमा बेसिकली कंपाइलेशन है। तो इस कंपाइलेशन से पहले आप कुछ हिदायत देना चाहें कि भाई इस जगह, यानी जैसे शार्प इंक्लूड जिस लाइन पे लिखा है, इस जगह एक पूरी की पूरी सोर्स फाइल एक फ़लाँ जगह पड़ी हुई है, उसको उठाओ और इसको भी डालो और फिर उसको भी कंपाइल करो साथ। इसके अलावा आप कहना चाहें कि किसी अपने मेरे पूरे कोड में सर्च करो, जहाँ जहाँ ये फ़लाँ कीवर्ड लफ्ज़ लिखा हुआ है, उस लफ्ज़ को इस लफ्ज़ या इस वर्ड के साथ रिप्लेस कर दो। तो ये सारे काम जो हैं वो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ज़रिए कर सकते हैं। एक प्रॉपर हम एक सेक्शन इसको रिज़र्व करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए और उसके अंदर हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को देखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल शार्प इंक्लूड हमने सीखा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। नेक्स्ट लाइन है जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। बेसिकली यूजिंग भी एक कीवर्ड है, नेम स्पेस भी एक कीवर्ड है। अच्छा, अब आपकी वोकैबुलरी में एक लफ्ज़ और का इजाफा हो गया, वो लफ्ज़ क्या है? कीवर्ड। मैं बार बार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपने देखना है। अच्छा, बेसिकली प्रोग्राम, कंपाइलर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, शार्प इंक्लूड डायरेक्टिव और उसके अलावा आप कीवर्ड का लफ्ज़ आ गया। और कीवर्ड के अंदर कौन कौन से कीवर्ड हैं? कीवर्ड होता क्या है, शायद हम आगे भी बताते जाएंगे। मुख्तसर तारुफ मैं करवा दूँ कि वो ख़ास, की का मतलब होता है चाबी, यानी कि ख़ास वर्ड जो कि जिसको इस्तेमाल करने से कोई ख़ास काम होता हो, उसको कीवर्ड कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं वो है यूजिंग और नेम स्पेस। ये 2 कीवर्ड हैं। ये 2 कीवर्ड का मज़ीद एक्सप्लोरेशन हम आगे करेंगे, लेकिन बेसिकली ये 2 एक डायरेक्ट जो कीवर्ड हैं ये बताते हैं कि एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या होती है, इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर होगा। अभी आप सिर्फ इसको अज्यूम कर लें कि ये 2 कीवर्ड हैं, यूजिंग, नेम स्पेस। नेम स्पेस एक ख़ास किस्म की नेम स्पेस है जिसका नाम एसटीडी है, उसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यूजिंग कहता है इस्तेमाल करो नेम स्पेस, एक ख़ास नेम स्पेस को जिसका नाम एसटीडी है। और कॉलन बताता है कि मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लो, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। बेसिकली स्टैंडर्ड के लिए ये इस्तेमाल होता है। एसटीडी एक नेम स्पेस, बड़ी मशहूर नेम स्पेस है। काफ़ी किस्म के स्टैंडर्ड के काम, यानी स्टैंडर्ड काम जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो करने के तमाम फंक्शंस एसटीडी में मौजूद हैं। नेम स्पेस बेसिकली एक ख़ास किस्म की नेम स्पेस है जिसका नाम एसटीडी है। नेम स्पेस एक कीवर्ड है और उसको इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, ठीक है। इंट, अब जब आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपने उसमें के अंदर एक लफ्ज़ देखा है इंट। बेसिकली अच्छा होगा कि आप अपने उस प्रोग्राम को सामने रखें, तो जो ये वर्ड जहाँ जहाँ आई जा रहे हैं आप उनको हाईलाइट करते जाएं। तो इंट बेसिकली आई कैपिटल नहीं है, आई स्मॉल है। स्मॉल आई केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जी। इसके अंदर आपने बड़ी छोटी एबीसी का यानी कि केस का काफ़ी ख्याल रखना है कि आपने बड़े अल्फाज में लिखना है या स्मॉल अल्फाज में लिखना है। तो जैसे लिखना होगा वैसे ही लिखना है। तो ये लैंग्वेज बेसिकली जो सी लैंग्वेज है, ये इसका सिंटैक्स जो है वो केस सेंसिटिव है। तो आपने इंट जो है वो छोटी एबीसी में लिखना है, सारा छोटी एबीसी में, INT स्मॉल एबीसी में, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। INT बेसिकली ये एक वेरिएबल है जो कि रिटर्न टाइप बताती है, यानी कि INT बेसिकली रिटर्न टाइप के तौर पे लिखा हुआ है, वरना INT बेसिकली एक डाटा टाइप है। अब डाटा टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन रिटर्न, ये सारी चीज़ें आएंगी आगे। बेसिकली इंटीजर एक रिटर्न करेगा। INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंटीजर एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे जब हम तमाम किस्म की जो सी की अवेलेबल डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी इस लफ्ज़ का आ जाना
आपके जहन को तैयार करना है कि ये चीज़ें आने वाली हैं आगे, बी प्रिपेयर। एक चीज़ को जब आप बार बार सुनते हैं तो वो आप उसको उसके आदी हो जाते हैं, बजाय कि एकदम उसको सारा ग्रिप कर लेने के चक्करों में पड़ने के। ठीक है, तो INT एक डाटा टाइप है अपने प्रोग्राम में, जहां हमने इसको लिखा है बतौर एक रिटर्न टाइप के डिफाइन किया है। वो रिटर्न टाइप किस की है? मेन फंक्शन की है। अच्छा, किसी भी वर्ड के आगे ये जो पैरेंथेसिस हैं, ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, ये बताती हैं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन एक आमिल को कहते हैं। बेसिकली एक आमिल यानी कि एक फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कुछ काम आपने करने होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक नाम दे देते हैं और उस नाम को फंक्शन कहते हैं। बेसिकली सपोज करें कि आपने अंडा बनाने की रेसिपी के तमाम स्टेप्स जो हैं वो एक जगह लिख दिए और उस रेसिपी का नाम एग मेकिंग रेसिपी लिख दिया। ठीक है, तो अब एग मेकिंग रेसिपी एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक फंक्शन की सूरत इख्तियार कर गया है, जो है तो इटसेल्फ एक प्रोग्राम, लेकिन हो सकता है किसी खाने की डिश में आपको वही एग बार बार बनाना पड़े। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप उसका एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को एक जगह रख देते हैं और फिर आप किसी और बड़े प्रोग्राम के अंदर आप उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, यानी एक ही काम को बार बार करने के लिए तो बजाय उसके कि उन्हीं स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार टाइप किया जाए, हम उन स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप बनाकर एक जगह रख लेते हैं और उसको फंक्शन कहते हैं। हम फंक्शन के बारे में मज़ीद दोबारा इसको रिव्यू भी करेंगे, लेकिन अभी मेन का फंक्शन है। मेन का फंक्शन बेसिकली चूँकि सी जो है वो एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें हर चीज़ एक फंक्शन के अंदर डिफाइन होती है। तो अब बेसिकली किस फंक्शन को कॉल किया जाए? बेसिकली सी के अंदर मल्टीपल फंक्शन होते हैं, तो आखिर जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तो किस फंक्शन को कॉल करे? तो बेसिकली वो जिस फंक्शन को सबसे पहले कॉल करता है, यानी जिस फंक्शन से स्टार्ट होता है, जहां एंट्री पॉइंट है उसका, वो मेन का फंक्शन है। ठीक है, तो मेन फंक्शन इज़ बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है जो कि डिफाइन करता है कि यहाँ से आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अब जो फंक्शन मेन के फंक्शन में कॉल हुए होंगे वो फंक्शन तो काबिल इस्तेमाल होंगे, लेकिन जो फंक्शन मेन में इस्तेमाल नहीं हुए वे, या मेन में इस्तेमाल किसी फंक्शन को इस्तेमाल किया और उस फंक्शन ने किसी फंक्शन को इस्तेमाल किया, तो ये चेन जो मेन के साथ मिलती होगी बेसिकली सारी, वो चेन कारआमद है। उसके अलावा बाकी सारी चेन जो है वो बेकार है। तो चूंकि मल्टीपल फंक्शंस होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो जो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है या आपकी कोडिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन है। ये मैटर नहीं करता कि आप उसको ऊपर डिफाइन करते हैं, नीचे डिफाइन करते हैं, आप कहाँ डिफाइन करते हैं, लेकिन जहाँ भी आप मेन का फंक्शन डिफाइन करेंगे सबसे पहले यही फंक्शन कॉल होगा। और एक प्रोग्राम के अंदर मेन का फंक्शन एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा मेन के फंक्शन नहीं हो सकते, और कम अज़ कम यानी कि बेसिकली एक फंक्शन तो होना ही चाहिए, ज़ीरो तो हो ही नहीं सकते और एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। तो एक फंक्शन मेन का होना लाजमी किसी भी प्रोग्राम में ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके कोड का या आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसका एंट्री पॉइंट है। इसके बाद ये करली ब्रेसेस आ जाती है। ये करली ब्रेसेस को बेसिकली हम प्रोग्रामिंग टर्म में बॉडी ब्रैकेट्स कहते हैं, तो आगे से हम इसको बॉडी ब्रैकेट्स के नाम से ही जानेंगे। इन करली ब्रेसेस को ये दरमियानी ब्रैकेट उर्दू में कहते हैं। बेसिकली ये ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस कहलाती हैं, इनको बॉडी ब्रैकेट्स कहते हैं, और ये इस्तेमाल होती है किसी भी चीज़ को ग्रुप करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, तो उसको ग्रुप करने की डिनोशन जो है वो बॉडी ब्रैकेट्स है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फंक्शन के साथ इस्तेमाल करें, आप फंक्शन के अंदर और भी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर ये बॉडी ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये किसी भी चीज़ की बॉडी को डिफाइन करने के लिए बॉडी ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक ही इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है, वो है सिस्टम पॉज। सिस्टम के आगे आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, पैरेंथेसिस नज़र आ रही हैं। ये पैरेंथेसिस डिनोट कर रही हैं कि सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ फंक्शन। तो ये सिस्टम का फंक्शन बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी और नेम स्पेस जो एसटीडी की हमने इस्तेमाल की है, बेसिकली एसटीडी की नेम स्पेस के अंदर से ये सिस्टम का फंक्शन आया। ये सिस्टम का फंक्शन क्या करता है? ये बेसिकली एक कमांड लेता है, जैसे कि हमने कोड्स के अंदर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक कमांड दी है पॉज की। अब एक स्ट्रिंग भी आपकी वोकैबुलरी में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल इजाफा हो गया, फंक्शन आ गया, कर्ली ब्रेसेस आ गई, बॉडी ब्रैकेट्स आ गई, शार्प इंक्लूड आ गया, ये सारी चीज़ें आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करते रहें। बेहतर है कि किसी जगह नोट करते रहें, क्योंकि जब तक आपको ये टर्म्स पक्की नहीं हो जाती हैं आपकी, तब तक ये सारी टर्म्स आपको शायद बार बार देखनी पड़े और इनके नाम याद करने पड़े कि फ़लाँ टर्म का क्या मतलब था। तो ये इस लेक्चर को आप
अहम समझें। तो पॉज की स्टेटमेंट हमने एक ख़ास कमांड है जो कि बेसिकली सिस्टम स्पेसिफिक कमांड है, यानी कि आपकी डॉस से स्पेसिफिक कमांड है जो कहती है कुछ देर के लिए रुक जाओ जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस नहीं कर लेता। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिस्टम को रोक देती है, एंड होने से रोक देती है। क्योंकि इसके नीचे कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ से बॉडी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आखिरी स्टेटमेंट हमने दी हुई है, चूँकि हमने इकलौती और आखिरी स्टेटमेंट है। तो सिस्टम पॉज कहता है कि रुक जाओ, अभी प्रोग्राम बंद ना करना। तो सिस्टम का फंक्शन बेसिकली सिस्टम को कमांड देने के लिए, यानी आपके कंप्यूटर को, आपकी विंडो को कमांड देने के लिए, और पॉज का फंक्शन बेसिकली वो कमांड है जो आपने कंप्यूटर को देनी है। तो ये आपकी टोटल मेन की बॉडी है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर नहीं डाली जो कि प्रोग्राम में होती है, ये दो आपको स्लैशेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये स्लैशेस बेसिकली क्या है, ये स्लैशेस आपके कमेंट्स हैं। इसको जैसे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंपाइल तो नहीं होती, यानी कि इन करली ब्रेस इन स्लैशेस के आगे जो भी आप लिखेंगे लाइन वो कंपाइल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ आप ये अपनी ज़ाती याद दहानी के लिए होगी। हम कमेंट्स के बारे में भी बात करते रहेंगे। आपको कोई चीज़ आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोड लिखते हैं, आप उसके अंदर कुछ स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस आपने क्यों ऐसे ही क्यों दी, तो समटाइम जब आप दोबारा कोई हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद आके देखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आखिर आपने वो इंस्ट्रक्शन ऐसे ही क्यों दी थी। तो बेसिकली इन चीज़ों की याद दहानी के लिए कमेंट्स आप ऐड करते हैं कोड के अंदर। कोशिश करनी चाहिए कि कोड ही इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि आपको वैसे ही पता चल जाए, देख के ही पता चल जाए कि आपने ये क्यों ऐसे लिखा है कोड। लेकिन चूंकि कोड बड़े होते जाते हैं, कम्प्लेक्स होते जाते हैं, याद रखना मुश्किल होता है, तो कमेंट्स ऐड करने की आदत डालें। इस स्टेज पर आपको लाजमी कमेंटिंग करने की आदत डालनी चाहिए। जितना टाइम आप कोडिंग लिखने में सर्व करें उससे ज़्यादा टाइम आप कमेंट्स लिखने में सर्व करें। ठीक है जी, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एंड टेक केयर।